देखिए, आज हिंदी की अगली क्लास है हमारी। ध्वनि और हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम जो चैप्टर चल रहा है उसकी तीसरी क्लास है। मैंने कहा था मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बाय जी आपको टॉपिक कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के आधार पर मैं आपको इसमें आगे थ्योरिकल आपका करा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करने से यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर की अगर बात करूं तो इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है। देखिए, अगर यहाँ पे दीर्घ स्वर की बात आती है तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर कौन सा है, पहले इसकी बात करूं। देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है ई की अगर बात करूं तो ये आपका क्या है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, स्वर आपके तीन होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये आपका ह्रस्व स्वर है। अगर इसकी बात करूं ए की तो ये आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये क्या आपका संयुक्त स्वर है। और ई की बात करूं तो ये आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये क्या है आपका दीर्घ स्वर है। अगर ए की बात करूं तो ये भी आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो आपको स्वर अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो पिछली क्लास जरूर देखें, पहली और दूसरी क्लास देखें, उसमें मैंने आपको सारा करा रखा है और आगे भी जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कराता चलूँगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में जाकर देख लीजिए कि वहाँ पर मैंने आपको स्वर के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर हमारा कौन सा है, ई हमारा दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का अंतस्थ व्यंजन की अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे लिख लें। देखिए, थ्योरी भी मैं हाथों हाथ मैंने कहा मैं थ्योरी भी आपको कराता चलूँगा। इसमें अंतस्थ व्यंजन होते कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण अंतकरण से होता है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण अंतकरण से होता है। ठीक है, अंतकरण से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया बे वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं हिंदी। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए, जो अंत्य हिंदी वर्णमाला में जो आपका अगर यह की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ देख लें, यह जो है हमारा हिंदी वर्णमाला में वो क्या है, हमारा तालव्य है। तालव्य है। रै जो है हमारा वो वस्य है। ठीक है, वो क्या है हमारा वस्य है। लय जो है हमारा वो क्या है, हमारा वो भी वस्य है। ठीक है, वस्य है। बै जो होता है हमारा तो वो होता है अंतोष्ट्य, सॉरी दंतोष्ट्य। क्या होता है हमारा, बै जो होता है वो होता है दंतोष्ट्य। ठीक है, तो क्या होता है बै हमारा दंतोष्ट्य। और चार जो होते हैं वो आपके ये अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चार आपके अंत व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये। ठीक है, ये आपके चारों क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है हमारा, वह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो इनमें अल्प प्राण व्यंजन की अगर बात करूं, देखिए अगर अल्प प्राण की अगर बात की जाए, अल्प प्राण, तो अल्प प्राण होते क्या हैं। देखिए, अल्प प्राण उन व्यंजनों जिनमें व्यंजनों में मुख से कम वायु निकलती है। ठीक है, जिन व्यंजनों में, इन व्यंजनों में क्या होता है, इन व्यंजनों में व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। ठीक है, मुख से कम वायु निकलती है।
ठीक है, तो इन चीज़ को नोट करते चलना, निकलती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला, यानी कि प्रत्येक वर्ग की अगर बात करूं, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का आपका पहला, ठीक है, पहला हो गया, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है आपका, अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, अल्प प्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। ठीक है, और इसमें जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग होता है। ठीक है, वर्ण होता है, तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसमें होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, अल्प प्राण कहलाता है। उसके बाद आगे बात करूं महाप्राण, देखिए दो ही तो होते हैं यहाँ पर हिंदी में। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर अगर बात की जाए तो प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये बात चल रही थी प्राणत्व के आधार पर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, आधार पर वर्ण तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोनों को मैं करा रहा हूँ आपका, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब बात करूँ महाप्राण क्या होते हैं, देखिए महाप्राण, तो महाप्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करते चलना, इन व्यंजनों के उच्चारण में, इन व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक है, मुख से अधिक वायु निकलती है, अधिक वायु निकलती है। ठीक है, तो मुख से अधिक वायु निकलती है और हकार की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, और आपकी हकार की ध्वनि सुनाई देती है, और आपकी हकार की ध्वनि सुनाई देती है, हकार की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, और इसमें जो होता है वो आपका प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का आपका जो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा, और आपका चौथा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। अब यहाँ पर देखिए बात आती है, तो ग जो है हमारा, यहाँ पर अगर ख देखें तो कै, ख, तो दूसरा आपका महाप्राण है। ठीक है, ख तो ये आपका महाप्राण है, तो अगर यहाँ पे बात करूँ ये क्या आपका महाप्राण है। ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पर आ रहा है आपके वर्णमाला के अनुसार। तो यहाँ पर ग देखें तो ग क्या होता है हमारा, तो पहला कै, ख, ग, कै, ख, ग, यानी कि तीसरे नंबर पर आ रहा है ग, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, तो अल्प प्राण आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसके अनुसार, डी हो जाएगा। ठीक है, कै, ख, ग, घ, फिर घ का पाया हमारा चौथा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्प प्राण, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा महाप्राण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो घ क्या हो जाएगा हमारा महाप्राण। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, इन चीज़ को आपका आगे भी ये काम आएंगे। ठीक है, तो जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ वो भी आपके काम आएगी, और क्वेश्चन भी देखते चले उस हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो घोष वर्ण की अगर बात करें तो घोष वर्ण होते क्या, देखिए अगर घोषत्व के आधार पर अगर मैं बात करूं घोष वर्ण होते क्या हैं, तो घोषत्व के आधार पर अगर बात की जाए, घोषत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो घोषत्व के आधार पर वर्ण की अगर बात करूं, आधार पर वर्ण, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक तो होता है इसमें आपका सघोष। ठीक है, सघोष, सघोष को हम क्या बोलते हैं, घोष वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, घोष वर्ण एक तो ये हो गया। दूसरा जो होता है
वो होता है हमारा अघोष वर्ण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण होता है। अब देखिए सघोष की अगर बात करूँ तो सघोष क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रता कम उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उन्हें हम सघोष बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो होता है, अगर यहाँ पे बात करूँ प्रत्येक वर्ग का जो अक्षर होता है, यानी कि तीसरा आपका चौथा पांचवा क्या होता है आपका, सघोष होता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर बात करूं प्रत्येक वर्ग का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा क्या होता है, व्यंजन जो होता है, पहला दूसरा व्यंजन क्या होता है आपका, अघोष। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके, अघोष होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, देखिए आपके जो सघोष हैं कुछ मैं लिखवा देता हूँ जो आपके वर्ण में अलग नहीं आते हैं। ठीक है, सघोष जो होते हैं आपके य, र और ल, व, तो ये भी आपके सघोष ही होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना यहाँ पर। और अघोष की बात करूँ, जो कुछ और वर्ण हैं अघोष, तो अघोष में आपका जैसे स आता है, ठीक है, स आता है और आपका स, तो ये तीनों आपके अघोष में आते हैं। और सघोष की अगर बात करूँ तो य, र, ल, व आपके सघोष में आते हैं। ठीक है, अघोष में आपके स, य, र, ल, व आपके जो आते हैं सघोष में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। तो निम्न में से अब यहाँ पर देखते हैं तो घोष वर्ण कौन सा है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोष वर्ण जो होता है आपका, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो च, छ, जय, तो जय कौन से पारा हमारा, तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जय आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घोष वर्ण कौन सा हो गया, इसमें जय हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से औष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो इनमें औष्ठ्य वर्ण कौन सा है, अगर उसकी बात करें, देखिए औष्ठ्य वर्ण, तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ण आपको लिखवा देता हूँ फिर भी, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए कंठ्य की अगर बात करूँ तो कंठ्य क्या होते हैं, शुरू से बता देता हूँ। कंठ्य वर्णों की अगर मैं उसकी बात करूँ तो कंठ्य में क्या क्या आते हैं आपके, ए आता है, ठीक है, ए, आ और आपका कै वर्ग, ठीक है, कै वर्ग, और आपका इसमें है भी आता है और आपका विसर्ग आता है। ठीक है, कै वर्ग कंठ्य में। ठीक है, उसके बाद तालु की अगर बात करूं, तालु, तो तालु में क्या क्या आता है आपका, ई आता है, ठीक है, ई आता है और आपका चै वर्ग आता है, और आपका चै वर्ग आता है, ये आता है और से आता है तालु में। ठीक है, अब मूर्धा की अगर बात करूं, मूर्धा, तो मूर्धा में कौन कौन सा वर्ग आता है, मूर्धा में आपका रिरी आता है, ठीक है, रिरी आता है और आपका टै वर्ग आता है। ठीक है, टै वर्ग आता है और र हो गया और स हो गया, ये आपके मूर्धा में आते हैं। औष्ठ्य की अगर बात करूं, औष्ठ्य, तो औष्ठ्य में क्या क्या आते हैं आपके, देखिए उ आ गया और यहाँ पर आपका बड़ा उ आ गया और आपका यहाँ पे पै वर्ग, ठीक है, पै वर्ग, तो ये आपके औष्ठ्य में आते हैं। ठीक है, उसके बाद दंत्य की बात करूं, दंत्य वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो दंत्य में जो आते हैं वो आपके तय वर्ग हो गया, ठीक है, तय वर्ग हो गया और आपका लय और से, ठीक है, ये काय में आते हैं, दंत्य में। अगर नासिका की बात करूं, नासिका, तो नासिका वर्ग में जो आते हैं आपके, देखिए इसके ऊपर बिंदी रहती है, अंग, ये आपका ड़ होता है, यहाँ पर बिंदी रहती है, ठीक है, वह होता है और आपका ड़ होता है और आपका न होता है और आपका मैं होता है, तो ये नासिका वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो औष्ठ्य वर्ण कौन सा, अब यहाँ पे औष्ठ्य वर्ण की बात करें तो ए जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए क्या है हमारा, कंठ्य, ठीक है, ये कंठ्य है।
अगर ई की बात करूं तो ये तालु है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ग में है, तालु है, ठीक है। आ की बात करूं तो आ क्या है हमारा, कंठीय है ये भी, ठीक है, क्योंकि पहले उसमें है तो ये कंठीय हो गया, कंठीय हो गया। अगर यहाँ पे ऊ की बात करूं तो ऊ का हमारा ओष्ठ्यम है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऊ आंसर हो जाएगा। ऊ क्या होता है आपका, ओष्ठ्य, ठीक है। ऊ और बड़ा ऊ क्या होते हैं आपके, ओष्ठ्य होते हैं और पै वर्ग, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जितने भी हैं रिपीट क्वेश्चन मैं आपको इसलिए क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि उसी आधार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धविभ्रत स्वर है, अर्धविभ्रत स्वर कौन सा है इसमें, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर बात करूँ, बात एक आती है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद पहले मैं इसकी थ्योरी आपको बता देता हूँ कुछ। देखिए मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के होते हैं, उन्हें लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, उसको लिख लेना, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के, ठीक है। तो 4 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। अब लिख देता हूं सबको मैं। पहले होता है इसमें आपका विव्रत, क्या होता है, विव्रत। अब विव्रत क्या होते हैं, देखिए विव्रत वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करते चलना इस चीज़ को, मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा खुलता है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, ओ आ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आ हो गया। तो आ को खुलने विव्रत है तो क्या खुलता है, पूरा मुख खुलता है, ठीक है। तो विव्रत में आपका आ जाता है। अब बात करूं उसके बाद मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। अगला होता है इसमें आपका अर्धविव्रत, अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत की अगर बात करूं तो अर्धविव्रत क्या होते हैं, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में मुख द्वार, मुख द्वार क्या रहता है, आधा बंद रहता है, ठीक है। मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं वर्ण, देखिए उनकी बात करूं। जैसे आपका क्या हो गया, अब ए है, ए, ठीक है, आए, ए, आए, आ, ठीक है, जिसके ऊपर दो ये होता है, ठीक है, और आपका औ। तो ये क्या होते हैं आपके अर्धविव्रत होते हैं, ठीक है, अर्धविव्रत होते हैं। उसके बाद इसमें तीसरा जो आता है वो आता है आपका अर्धसंव्रत, ठीक है, अर्धसंव्रत। अर्धसंव्रत क्या होते हैं, अगर अर्धसंव्रत की बात करूं तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अर्धविव्रत में मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है, आधा खुलता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है, आधा खुलता है। तो मुख द्वार आधा खुलता है वो आपके अर्धविव्रत कहलाते हैं। अर्धसंव्रत की बात करूं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या रहता है, आधा बंद रहता है, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है, मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धसंव्रत कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका आय हो गया, ठीक है, अव हो गया,
तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धसंवृत कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये अर्धसंवृत कहलाते हैं। उसके बाद इसमें चौथा होता है वो होता है आपका संवृत। ठीक है, अब संवृत क्या होते हैं, संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आपका बंद रहता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या रहता है आपका, बंद रहता है। ठीक है, मुख द्वार लगभग आपका बंद रहता है, बंद रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके अर्धसंवृत। जैसे आपका इसमें ई हो गया, ठीक है, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, आपका छोटा ऊ हो गया और आपका बड़ा ऊ हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं, संवृत। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसने पूछा, क्वेश्चन क्या था हमारा, अर्धविवृत स्वर है, तो अर्धविवृत स्वर की अगर बात करूँ यहाँ पर, अर्धविवृत स्वर कौन सा है यहाँ पर देखेंगे तो हमारा अर्धविवृत, देखिए यहाँ पे आते हैं, अर्धविवृत को देख लेते हैं। अर्धविवृत कौन सा है हमारा, तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके ऐ औ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अर्धविवृत। और यहाँ पे ऊ क्या है, अगर इसकी ऊ की बात करूँ तो ये हमारा संवृत है। ठीक है, ये हमारा संवृत है। आ की बात करूँ तो आ यहाँ पर क्या है, देखिए, तो आ जो होता है हमारा यहाँ पर ये क्या है, विवृत। ठीक है, ये क्या है हमारा विवृत है। ठीक है, अय की बात करूँ तो अय क्या है हमारा अर्धसंवृत। ठीक है, ये क्या है हमारा अर्धसंवृत, तो ये आपका अर्धसंवृत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अर्धविवृत में आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं। ठीक है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो वे क्या हैं। अब यहाँ पे इसको भी लिख ले थोड़ा सा। ठीक है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम निरुनासिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निरुनासिक स्वर कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है निरुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, निर्नुनासिक, तो निर्नुनासिक स्वर वो कहलाते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। ठीक है, तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम निरुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसमें आपका वृत्ताकार स्वर। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें आपका वृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, देखिए ऐसे स्वर होते हैं, ये आपके ऐसे स्वर होते हैं, ऐसे स्वर होते हैं, ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। ठीक है, उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, होठों का आकार गोल हो जाता है। ठीक है, गोल हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ऊ हो गया, जैसे आपका क्या है ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, औ, ठीक है, औ, औ और आपका आ। ठीक है, तो ये क्या है आपके वृत्ताकार स्वर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। असंवृत मैंने स्वर आपका पीछे अभी कराया था। ठीक है, वृत्ताकार स्वर आपके ये हो गए, निरुनासिक स्वर आपका इसका आंसर है। ठीक है, अब अनुनासिक स्वर की देखिए संवृत स्वर मैंने आपको पीछे बता दिया था, तो निरुनासिक स्वर इसका आंसर है। ठीक है, जिन ध्वनियों के मुख से हवा निकलती है, ध्वनियों के मुख से हवा निकलती है और निरुनासिक कहते हैं। अब अनुनासिक की अगर बात करूँ यहाँ पर, अनुनासिक और देख लेते हैं। ठीक है, वृत्ताकार आपका मैंने ये करा दिया, निरुनासिक का मैंने लिखवाई दिया, आपको लिखा हुआ है। अनुनासिक की अगर बात करूँ, अनुनासिक किसे कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वर, तो अनुनासिक स्वर जो होते हैं, देखिए स्वर के उच्चारण में अगर यहाँ पे बात करूँ, स्वरों के उच्चारण में वायु या ध्वनि मुख के, ठीक है,
मुख के साथ साथ आपकी नाक से भी निकलती है। ठीक है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, नाक से भी निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करूं मैं, जैसे मैं कहूं आपसे गांव, ठीक है, तो गांव में आपकी नाक से भी निकलेगी। ठीक है, मुख के साथ साथ। जैसे मैं कहूं दांत, ठीक है, गांव, दांत, आंगन, तो बहुत सारे शब्द इनके साथ साथ क्या होती है? हवा आपके मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, अब अनुनासिक में स्वर में जैसे क्या शब्द हो जाएंगे? जैसे मैं कहूँ इधर, ठीक है, इधर, उधर, उधर, तो ये शब्द काय में जाएंगे? आपके निरुनासिक में। जैसे आप, ठीक है, जिनमें ध्वनि केवल आपकी मुख से ही निकलती है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है कुछ भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दृग का वर्ण विच्छेद है। तो दृग का वर्ण विच्छेद की अगर बात करूं तो इसमें दृग का वर्ण विच्छेद क्या होगा? देखिए आपका यहाँ पर लिखा है दृग, तो दृग को हम कैसे लिखेंगे? अगर दृग की बात की जाए, दृग, तो दृग का जो वर्ण विच्छेद होगा वो क्या होगा आपका? इसमें आपका द, ठीक है, तो द हो जाएगा। चलिए द हो गया। उसके बाद आपका रिरी, ठीक है, क्योंकि रे है यहाँ पर आपका, तो ये हो जाएगा रिरी हो जाएगा। चलिए रिरी हो गया। उसके बाद आपका ग हो जाएगा। ठीक है, तो ग में क्या है? आपका ए भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? दृग के अनुसार दे री, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर इसका हो जाएगा। दृग का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद वाला मैंने आपको पीछे इसकी थ्योरी करा दी है, पिछली क्लास में जाकर आप जरूर देखें, वहां पर भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ठीक है, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो कितने हैं? देखिए अंत्यस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या की अगर बात करूं, आपकी अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण की, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण जो होते हैं, अंत्यस्थ, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण और आपके ऊष्म वर्ण, तो इनकी जो संख्या है अगर उसकी बात करूं तो वो 8 है। ठीक है, कितनी है आपकी? 8 है। अब यहाँ पे 8 कैसे है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला की अगर बात करूं, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? अगर उसकी बात की जाए, कुल ध्वनियाँ, तो कुल ध्वनियाँ कितनी है आपकी? 52। ठीक है, कुल ध्वनियाँ कितनी हैं? 52, जिनमें आपके अंत्यस्थ कितने हैं? अगर यहाँ पे बात करूँ, इसमें आपके अंत्यस्थ, तो अंत्यस्थ जो होते हैं वो आपके 4। ठीक है, अंत्यस्थ आपके 4 व्यंजन हैं, अंत्यस्थ में आपके 4 व्यंजन हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की बात करूं, ऊष्म जो है ऊष्म भी आपके 4 व्यंजन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूं अंत्यस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, देखिए आपका य, रे, आपका ल और व, ये क्या है? आपके अंत्यस्थ व्यंजन है। अगर ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो आपका स, आपका स, ठीक है, स और आपका स है, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों को मिला करके कितने व्यंजन हो गए? आपके 8 व्यंजन हो गए। ठीक है, तो अंत्यस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब कई बार रिपीट हुआ है, तो इस चीज़ को भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रे का विवरण है। ठीक है, तो रे का विवरण की अगर बात करूँ, देखिए रे जो है आपका क्या है? अगर रे की बात की जाए तो रे जो है आपका बत्रस्य, लुटिस, बत्रस्य भी होता है। ठीक है, बत्रस्य दिया हुआ है तो बत्रस्य भी होता है, बत्रस्य भी होता है, और आपका लुंठित भी होता है। ठीक है, लुंठित भी होता है, और आपका सघोष भी होता है, सघोष भी होता है। ठीक है, और आपका अल्प प्राण व्यंजन भी होता है। ठीक है, अल्प
प्राण व्यंजन भी होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन से में हो जाएगा? अगर इसके अनुसार देखें तो आंसर नंबर आपका ए पहला ही है, वत्स्य लुठित संघोष अल्पप्राण व्यंजन। ठीक है, तो रे का विवरण आपका ये रे जो होता है वत्स्य लुठित संघोष अल्पप्राण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण की अगर बात करूं तो काकल्य वर्ण जो है वो कौन सा है? देखिए, अगर यहाँ पे काकल्य वर्ण की बात करूं, काकल्य वर्ण में होते हैं जिन ध्वनियों में उच्चारण में मुख गुहा गोली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उन्हें हम काकल्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ, यह जो है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, यह क्या हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन है यह जो है। उसके बाद है की बात करूँ, जो है हमारा तो है काकल्य ध्वनि है। ठीक है क्या है हमारा? काकल्य ध्वनि है। ठीक है, ये हमारा काकल्य वर्ण है। उसके बाद अगर स की बात करूँ तो स ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, स क्या हमारा? ऊष्म व्यंजन है। और ल की बात करूँ तो ल हमारा ट वर्ग का पंचम अक्षर है। ठीक है, ये ट वर्ग का पंचम अक्षर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह का उच्चारण स्थान है। तो यह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यह का जो उच्चारण स्थान होता है, देखिए मैं कुछ आपको फिर बता देता हूं एक बार। तो यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, तो पहली वाली जो टेबल कराई है मैंने उसको जरूर देख ले जा करके, वहाँ पे मैंने सारे लिखवा दिए हैं। कंठ्य तालु मूर्धा दंत ओष्ठ्य कंठ तालु कंठोष्ठ्य दंतोष्ठ्य, वहाँ पर सारे लिखवाए हैं, तो उसे जरूर देख लें उस टेबल को जा करके। ठीक है, तो यह का उच्चारण स्थान आपका तालु से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ण है। तो सभी महाप्राण वर्णों वाले वर्ण की अगर बात की जाए तो देखिए, तो यहाँ पे अगर तो महाप्राण में देखिए महाप्राण के अल्प, यहाँ पे अगर बात करूँ वर्ण कितने प्रकार के थे? एक था अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता था? अल्प प्राण में आपका सभी वर्गों का आपका पहला, ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा और आपका अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण में होते हैं। ठीक है, अब महाप्राण की अगर बात करूँ, महाप्राण, तो महाप्राण में आपका दूसरा, सभी वर्गों का आपका दूसरा और चौथा और आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं महाप्राण में क्या होते हैं? महाप्राण में वर्णों का कौन सा वर्ग होता है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए तो महाप्राण में आपका दूसरे पे क्या है? यहाँ पर आपका ख हो गया, चौथा छ और ठ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका ए आंसर हो जाएगा। महाप्राण में आपका क्या होता है? दूसरा चौथा ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन की अगर बात करूं, देखिए स्पर्श व्यंजन तो पिछले मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उसमें जाकर आप जरूर देख लें। तो स्पर्श व्यंजन यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन आपके जो होते हैं क छ प द। देखिए तो यहाँ पे ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो पिछली क्लास जरूर देख लें, उसमें जाकर के सब बताया है मैंने कौन से किस वर्ण के होते हैं। यहाँ पर कराऊंगा तो आगे टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य में अगर बात की जाए तो कंठ तालव्य मैंने आपको पीछे कराया था। तो आपका कंठ तालव्य ए वर्ण है। ऊ का उच्चारण की अगर बात करूँ तो ये आपका ओष्ठ्य से होता है। ठीक है, ओष्ठ्य से होता है। रे से का उच्चारण आपका मूर्धा से होता है। ठीक है, मूर्धा से होता है। ए का उच्चारण आपका कंठ से होता है। ठीक है, तो कंठ तालव्य आपका ए है। ठीक है, ये आपका कंठ तालव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है?
तो दंत ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत ओष्ठ्य ध्वनि की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए यह क्या है हमारी, अगर बै की बात करूं तो बै क्या है हमारा? दंतोष्ठ्य ही है। ठीक है, बै क्या है हमारा? दंतोष्ठ्य है। ठीक है, यह की बात करूं तो यह हमारा तालु है। ठीक है, तालु व्यंजन है। उसकी बात करूं फै की तो फै हमारा ओष्ठ्य है। ठीक है, ओष्ठ्य है। और रै की बात करूं तो रै हमारा मूर्धा है। तो आंसर क्या है इसका? दंतोष्ठ्य बै। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाती है वो आपकी? तो वो कहलाती है आपकी, देखिए जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो आपकी वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं आपकी? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ठीक है, तो निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर की अगर बात करूं यहाँ पर तो हमारा ए जो है वो हमारा दीर्घ स्वर है। ठीक है, ए क्या है? अगर ए की बात की जाए तो ए हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक है, ए क्या है? हमारा संयुक्त स्वर है। अगर औ की बात करूं तो ये भी हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये क्या है? हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये भी हमारा संयुक्त स्वर है। तो स्वर मैंने आपको पीछे बता दिए हैं, वो जाके आप पिछली क्लास में देख लें, वहाँ पर मैंने आपको सारे स्वर का कराया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर इसमें आपका आ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंत्यस्थ व्यंजन की बात करूं, देखिए अंत्यस्थ व्यंजन में आपके मैंने बताया था आपको, अंत्यस्थ व्यंजन में जो आते हैं, अभी पीछे कराया था। अंत्यस्थ व्यंजन में आपके जो आते हैं य, र, ल और बै आते हैं। ठीक है, तो इसमें अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, कै जो है हमारा, अगर कै की बात करूं, देखिए कै जो है अगर यहाँ पे देखें तो कंठ वर्ण है। ठीक है, ये क्या हमारा? कंठ वर्ण है। टै की बात करूं तो यहाँ पे टै जो है हमारा मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण है। उसके बाद चै की बात करूं तो चै जो है हमारा तालु वर्ण है। ठीक है, तालु वर्ण है। तो पिछली क्लास जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने आपके व्यंजन के बारे में भी सारा बताया, कौन सा ऊष्म, कंठीय, तालु सब होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन? अभी मैंने पीछे आपको करा दिया था महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, महाप्राण की बात करूं तो महाप्राण में आपका यहाँ पर देखें तो भय हमारा यहाँ पर महाप्राण है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो होता है आपका दूसरा, ठीक है, और आपका चौथा, दूसरा चौथा वर्ण जो होता है और आपका ऊष्म जो होता है वो आपका महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? हमारा ऑप्शन नंबर सी भय इसका महाप्राण व्यंजन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो मैंने घोष अघोष अभी आपको कराए हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का आपका कौन सा अभी पीछे कराया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का आपका प्रथम और आपका द्वितीय, प्रथम और आपका द्वितीय वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग का प्रत्येक वर्ण जो होता है वो आपका अघोष होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? यहाँ पे देखें तो आंसर हो जाएगा पै। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंठीय वर्ग कौन सा है? तो निम्न में से कंठीय वर्ग की अगर बात करूं तो कंठीय वर्ग में आपका जो आता है, एक चीज़ को नोट कर लेना, फिर कंठीय वर्ग में जो आते हैं आपके ए आता है, आ आता है, ठीक है, और आपका अंग आता है, कै आता है, ख आता है, गे आता है, गे आता है और आपका ल आता है। ठीक है, और आपका है आता है। तो ये आपके कंठीय वर्ग में आते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। अगर आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में इससे आगे के इसी टॉपिक में इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही आगे कराता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए धन्यवाद।